मैं सीता हूँ। मेरा पति एक छोटी कंपनी में मैनेजर है। हमें 2 बच्चे हैं, रीमा और नेहा। रीमा बड़ी है। वो बहुत होशियार, समझदार और जिम्मेदार है। बचपन से ही वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। उसकी माँ होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता था। रीमा के उलट उसकी छोटी बहन नेहा है। वो थोड़ी जिद्दी है, लेकिन बहुत प्यारी है। रीमा से ज्यादा मैं नेहा को थोड़ा ज्यादा लाड करती थी। शायद हर कोई अपने छोटे बच्चे को थोड़ा ज्यादा लाड करता है, वैसा ही मेरा भी होता था। लेकिन मेरे इन लाडों ने, मेरे पक्षपात ने मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी, ये मुझे बाद में पता चला। रीमा बड़ी हुई, उसने ग्रेजुएशन किया और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी उसे मिल गई। अब उसके शादी का विचार शुरू हो गया। रवि ने बहुत सारी लड़कियां देखी और आखिरकार हमें राहुल मिला। राहुल पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छा लगा। वो सभ्य था, सुशिक्षित था, अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। पहली मुलाकात हुई तो राहुल ने कहा, मुझे एक साथीदार चाहिए रानी, नहीं, मुझे ऐसी कोई चाहिए जो मेरे बराबर जीवन में हर कदम साथ चले। उसके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मन ही मन सोचा, यही सही लड़का है मेरी रीमा के लिए। रीमा को भी राहुल पसंद आ गया था। दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उनकी शादी तय हो गई। शादी की तैयारी में मैंने रात दिन एक कर दी। मुझे लगता था मेरी बड़ी बेटी अपने घर जा रही है, उसे सारी खुशियां मिले, उसे याद रहे, ऐसा कुछ करना है। रीमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। रीमा अपनी शादी के लाल सलवार सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। मेरा दामाद भी बहुत खुश लग रहा था। शादी के समय राहुल विदाई के समय मुझसे कहा, सासू जी, मैं आपके विश्वास की कद्र करूंगा। रीमा को मैं बहुत खुश रखूंगा, उसकी आप चिंता न करें। उस पल राहुल के शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा, ये कितना अच्छा लड़का है। शादी के बाद रीमा राहुल के घर चली गई। शुरुआती कुछ दिन वो बहुत खुश थी। वो मुझे फोन करती और बताती, माँ, राहुल बहुत अच्छा है, उसका परिवार भी बहुत प्यार करने वाला है। मुझे बहुत सुकून मिलता था कि मेरी बेटी खुश है और मुझे यही चाहिए था। लेकिन 7-8 दिनों बाद कुछ बदलने लगा। रीमा के फोन कम होने लगे। जब वो फोन करती तो उसकी आवाज थोड़ी अलग लगती, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने उससे पूछा, रीमा सब ठीक है ना? वो बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन मेरे मन को कुछ खटक रहा था। माँ का मन झूठ नहीं बोलता। मैंने रीमा के पापा से कहा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। रवि ने कहा, तू यूं ही चिंता करती है। नए घर में जाकर नए माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। रवि ने मुझे जितना समझाया हो, लेकिन मैं शांत नहीं बैठ सकी। आगे फिर कुछ दिन बीत गए और आधी रात को मेरा फोन बजा। फोन पर रीमा थी। उस रात फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को फोन क्यों किया? थोड़ी देर शांत रहकर फिर बोली, माँ, मुझे तेरे से बात करनी थी, लेकिन अब नहीं, सुबह बताऊंगी। नहीं, अभी बता क्या हुआ। माँ, राहुल। उसकी आवाज फिर कांपी। राहुल, क्या उसने कुछ गलत किया क्या? नहीं माँ, पर मुझे कुछ शक हो रहा है। शक किस बात का? राहुल रोज रात को किसी से बात करता है, बहुत चुपके से। उसे फोन आते हैं और वो कमरे के बाहर जाकर बात करता है। बेटी के शब्द सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बोली, माँ, उसके फोन पर मैसेज आते हैं, वो तुरंत डिलीट कर देता है। जब मैं पूछती हूँ तो कहता है ऑफिस का काम है। रीमा की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। फोन रखने के बाद मैंने रवि को जगाया। मैंने उसे सब बता दिया। वो बोले, तू ओवर रिएक्ट कर रही है, नई शादी हुई है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन मुझे शांति नहीं थी। दूसरे दिन सुबह मैंने एक फैसला लिया। मैंने रीमा को मायके बुलाने का ठान लिया। मैंने राहुल को फोन किया, बोला, राहुल बेटा, रीमा को कुछ दिन हमारे पास भेज दो, उसकी बहुत याद आती है हमें। राहुल बोला, हाँ सासू जी, जरूर, मैं उसे कल ही आपके यहाँ छोड़ दूंगा। दूसरे दिन रीमा घर आ गई। वो बहुत चुप थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे ऐसा देखकर मेरा मन दुखी हो गया। मैंने कहा, रीमा, मुझे सब बता क्या हुआ है। वो रोने लगी, बोली, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। राहुल बहुत बदल गया है। शादी से पहले वो अलग था और अब अलग है। लेकिन वो किससे बात करता है, तुझे कुछ पता चला क्या? नहीं माँ, लेकिन उसके फोन पर एक नंबर से लगातार मैसेज आते हैं और वो मैसेज पढ़कर डिलीट कर देता है। मैं सोच में पड़ गई। तूने वो नंबर देखा क्या? हाँ देखा, लेकिन मैं उस नंबर पर कॉल करने से डर गई। तब मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। उस दिन मैंने बेटी के वैवाहिक जीवन को सुधारने का भरोसा तो दिया,
लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं खुद पर संकट बुला रही हूँ। तब रीमा ने मुझे वो नंबर दे दिया। मैंने उस नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। देखते देखते कुछ दिन गुजर गए। रीमा घर पर ही थी, वो थोड़ी शांत हो गई थी। राहुल के बार बार फ़ोन आते थे, लेकिन रीमा बात करने को तैयार नहीं थी। एक दिन राहुल हमारे घर आया। उसका चेहरा टेंशन से भरा लग रहा था। वो बोला, सासू जी, मुझे रीमा से बात करनी है, प्लीज़ आप उसे बुला दो। रवि बोले, हाँ ठीक है, तू पहले बता क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे क्लियर करना है। तब मैंने रीमा को नीचे बुलाया। वो आते ही राहुल को देखकर ठिठक गई। दामाद बोले, रीमा प्लीज़ मेरा सुन, मुझे पता है तुझे कुछ शक है, लेकिन विश्वास रख, कुछ गलत नहीं है। फिर तू रात को किससे बात करता है और वो मैसेज किसके? रीमा के सवालों पर राहुल चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, वो ऑफिस का मैटर है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं तुझे नहीं बता सकता। मुझे कुछ गलत लग रहा था। मैंने कहा, दामाद जी, अगर ऑफिस का मैटर है तो रात 10-11 बजे कौन फ़ोन करता है? हम थोड़ा चिढ़ गए। बोला, मुझ पर विश्वास रखो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उस समय बात ज़्यादा लंबी नहीं चली, वो विषय यहीं पर बंद हो गया। दामाद हमारे घर से चले गए थे। उस दिन रीमा अपनी सहेली के पास गई थी। रात को वो लौटने वाली थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं रीमा के कमरे में जाकर सो गई। रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। किसी ने कमरे में प्रवेश किया था। मैंने आंखें खोली, लेकिन अंधेरा था। तब मुझे लगा कि कोई मेरे पास आया। मैं घबरा गई। कौन है? बोलते ही वो व्यक्ति रुक गया। मैंने तुरंत लाइट जला दी। रोशनी होते ही मुझे राहुल सामने दिखा। उसे देखकर मैं सन्न रह गई। वो भी मेरी तरफ शॉक्ड होकर देख रहा था। मुझे देखते ही बोला, सासू जी, आप यहाँ हैं। मैं रीमा के कमरे में सो रही थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? राहुल पूरी तरह घबरा गया। बोला, मुझे लगा रीमा यहाँ है, मुझे माफ़ करना। उसके चेहरे को देखकर मुझे कुछ गलत लगा। राहुल, आधी रात को तू रीमा के कमरे में किस लिए आया? रीमा तो घर पर नहीं है। मेरी बात पर वो बोला, मुझे उससे बात करनी थी। अच्छा, बात करनी थी तो कल सुबह कर ले, इतनी रात को क्यों? राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते समय उसने मेरी पूछताछ की। बोला, सासू जी, आप ठीक है ना? ससुर जी आपका ख्याल रखते हैं ना? मुझे उसके सवाल समझ नहीं आए। मुझे लगा वो थोड़ा घबरा गया था। तब मैंने उसे वहाँ से जाने को कहा। वो चला गया, लेकिन मेरे मन को कुछ खटक रहा था। कुछ बहुत गलत हो रहा था। दूसरे दिन मैंने रवि को सब बता दिया। मैंने उन्हें दामाद द्वारा मुझसे पूछे गए सवालों के बारे में भी बताना शुरू किया, लेकिन रवि ने मुझे आधे में ही रोक दिया। बोले, दामाद जी, रीमा समझ के आ गए होंगे। तू ज्यादा सोचती है, उसे सच में लगा होगा कि रीमा है। पर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यकीन है। मुझे सच ढूंढना है। किस नंबर से राहुल को मैसेज आते हैं वो मुझे ढूंढना है। तब मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपनी एक सहेली से बात की। उसके रिश्ते में कोई प्राइवेट डिटेक्टिव था। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि रीमा ने दिया नंबर किसका है वो ढूंढकर बता दो। 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया। बोला, मैडम, वो नंबर आपके ही नाम पर रजिस्टर है। मैं तब स्तब्ध रह गई। क्या मेरे नाम पर? हाँ, और वो नंबर पिछले महीने एक्टिवेट हुआ है। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कभी ऐसा नंबर लिया ही नहीं। फिर ये नंबर किसने लिया और कौन इस्तेमाल कर रहा है? मैं घर आई। नेहा अपने कमरे में थी। मैंने उसे बुलाया और पूछा, नेहा, तू मेरे नाम से कभी सिम लिया क्या? तब उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा गई। मैंने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, सच बता नेहा। बोली, माँ, मुझे तेरे आधार कार्ड की ज़रूरत थी, एक काम के लिए, इसलिए मैंने एक सिम लिया था। मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरा नंबर चाहिए था। अच्छा बता, तूने वो नंबर किसको दिया था? नहीं माँ, वो मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तब मुझे नेहा की आंखों में झूठ दिखा। मैं उसके कमरे में गई और उसका फ़ोन ढूंढने लगी। मैंने उसका फ़ोन खोला और उसमें मुझे कुछ और ही मिल गया, और तब सब समझ आ गया। उस फ़ोन से राहुल को मैसेज भेजे गए थे, शक पैदा करने वाले मैसेज वॉइस नोट्स। यानी नेहा ने ही ये सब किया था, अपनी ही बहन के घर में। मैं बोली, नेहा, ये तूने क्या किया? वो रोने लगी, माँ मुझे माफ़ कर। नेहा, कैसी माफ़ी? तू अपनी ही बहन का जीवन उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। उस पर वो बोली, माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तब नेहा के पापा भी वहाँ आ गए। मैंने उससे पूछा, नेहा सच बता, तूने ये सब क्यों किया? नेहा शांत होकर बोली, मुझे लगा कि रीमा दीदी की शादी हो गई तो अब आप उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा दोगे और फिर मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर हम दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ लिए। मैं बोली, क्या बोलती है तू नेहा? माँ,
तो हमेशा कहती है कि रीमा दीदी बड़ी है, इसलिए उसे सब मिलता है। मुझे लगा तो उसे ज्यादा प्रॉपर्टी दोगी। उसकी बात सुनकर रवि और चिढ़ गए। बोले, नेहा, ऐसा कुछ तुझे किसने बताया? नेहा चुपचाप खड़ी रही। तब मुझे समझ आ गया कि मैंने ही उसे ऐसे विचार करने सिखाए थे। मेरे लाडों ने, मेरे पक्षपात ने, मैंने नेहा के मन में ये जहर बो दिया था। तब मैंने तुरंत रीमा को फोन किया। थोड़ी ही देर में रीमा और राहुल दोनों घर आ गए। रीमा घबराई हुई लग रही थी और राहुल भी घबराया हुआ लगा। मैंने सबको बिठाया, फिर बोली, रीमा, राहुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने सब बता दिया, नेहा ने क्या किया था, कैसे किया था और क्यों किया था। तब रीमा सन्न रह गई। बोली, नेहा, तूने ये सब? नेहा सिर झुकाए खड़ी थी। राहुल बोला, यानी जिन मैसेज और कॉल से हमारे बीच शक पैदा हुआ, वो सब? तब मैं बोली, हाँ, नेहा ने ही सब किया, वो भी मेरे नाम से सिम लेकर। रवि बोले, मुझे अब समझ आ गया कि ये सब क्यों हुआ। सबने उनकी तरफ देखा। रवि बोले, सीता, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं झटके से उनकी तरफ देखने लगी। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तूने नेहा को ज्यादा लाड दिया। तू उसे हमेशा यही बोलती आई है कि वो तेरी लाडली है, और रीमा को हमेशा यही कहती है कि वो बड़ी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस सब में सीता, तूने कभी सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा? नेहा को मन में ये लगने लगा कि तू रीमा को ज्यादा महत्व देती है और प्रॉपर्टी के मामले में भी तू भेदभाव करेगी। अरे, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ सीता, लेकिन तेरे व्यवहार से ही नेहा को ऐसा लगा। रवि ने फिर रीमा और नेहा दोनों की तरफ देखकर कहा कि आज मैं घोषणा करता हूँ, मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर हैं। मेरी सारी प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा दोनों को मिलेगा। ये सुनकर नेहा रोने लगी। बोली, पापा, मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रीमा उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बोली, नेहा, तू मेरी बहन है, मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं है, लेकिन तू एक बार मुझसे बोल ली होती तो इतना घमासान न मचता। अच्छा हुआ सब समय पर बाहर आ गया, वरना कुछ दिनों बाद मेरा और राहुल का रिश्ता उस बकवास शक की वजह से टूट जाता। तब राहुल भी आगे आया। वो बोला, नेहा, मैं समझता हूँ तूने ये क्यों किया, लेकिन ऐसे रास्ते से कभी कुछ नहीं मिलता। तू सीधे बोल दी होती तो कितना अच्छा होता। नेहा बोली, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है दीदी। जीजू, आप मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने तुम्हारा जीवन उजाड़ने की कोशिश की, ये मेरा सबसे बड़ा पाप है। रीमा बोली, नेहा, परिवार में कुछ छुपाना नहीं होता, कोई शक रखना नहीं होता। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। तब मैं भी नेहा के पास गई। बोली, नेहा, मुझे माफ कर, मैंने तुझे गलत संस्कार दिए, मैंने तुझे सही मार्गदर्शन नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा तू छोटी है ऐसा कहकर खूब प्यार दिया, लेकिन समझ नहीं दी। मेरी वजह से मेरी नेहा के मन में शक पैदा हो गया था। उसे लगा वो नादान है, रीमा समझदार है, तो मैं सारी प्रॉपर्टी रीमा के नाम कर दूंगी, इसलिए वो रीमा की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन समय पर सब सत्य बाहर आ गया और दामाद व मेरे बीच का शक भी दूर हो गया। नेहा ने मेरे नाम से सिम कार्ड खरीदा था, इसलिए दामाद को लगा कि मुझे कुछ मन की बात कहनी है, लेकिन मैं नहीं बोल रही, इसलिए वो मुझसे बार बार ये पूछते थे कि आप ठीक है ना, ससुर जी आपके साथ ठीक बात करते हैं ना। ऐसी पूछताछ इसलिए करते थे। तब हम दोनों के मन का शक भी दूर हो गया था और ये हम मन ही मन समझ गए थे। तब सारी बातें क्लियर होने के बाद रवि बोले, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़े। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। आज के बाद कोई सवाल मन में आए तो उसे पूरे परिवार के सामने रखना, आपस में कोई गलतफहमी न रहे। उस दिन के बाद सब सुचारू हो गया। मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन भी ठीक चलने लगा और नेहा भी अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगी। उस दिन दामाद ने लाख की बात हमारी दोनों बेटियों को बोलकर गए थे। वो बोले कि लड़का हो या लड़की, दोनों को ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। माँ बाप ने बेटियों की पढ़ाई और शादी कर दी, बेटे को पढ़ाया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। बच्चे समझदार हो गए तो उन्होंने खुद अपना करियर बनाना चाहिए। माँ बाप दादा दादी की संपत्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से दामाद को भी समझ आ गया कि माँ बाप की संपत्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो आपको कब समझ आएगा कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपना घर, अपना ड्रीम खुद पूरा करो। बाप दादा की संपत्ति से ली गई फॉर्च्यूनर में भी वो सुकून नहीं होता जो अपने खुद की मेहनत से ली गई ऑल्टो में होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सुनते रहिए नम्मू की कहानियां। धन्यवाद।